हालांकि मियानशुई में अभी भी अनाज की कमी है, इसलिए कमांडरी प्रिंसेस को कोई समाधान ढूंढना होगा। मैं चेन जियूसी, मियानशुई के लोगों की ओर से कमांडरी प्रिंसेस को धन्यवाद देता हूँ, झाओ या ने जवाब दिया। ये चेन जी ने कहा, मुझे पता है कि अभी अनाज बहुत कीमती है और कमांडरी प्रिंसेस को अनाज हासिल करने के लिए कनेक्शन बनाने होंगे, जिसमें निश्चित रूप से पैसे लगेंगे। इस बार मैंने, चेन जियूसी ने, मियानशुई खजाने से बहुत कुछ हासिल किया है। अब मैं अपने पास मौजूद सभी 90 ताई सुई गोलियां कमांडरी प्रिंसेस को भेंट करता हूं, ताकि ऊपर नीचे काम निकलवाने में इनका इस्तेमाल किया जा सके। कृपया कमांडरी प्रिंसेस, इन्हें मुस्कान के साथ स्वीकार करें। ये कहते हुए चेन जी ने सीधे 90 सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां निकाली और तुरंत वहां मौजूद सभी लोग जम गए। उनकी आंखें हैरानी से एक दूसरे से मिलीं। ये आखिर सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां थीं, जो भी इन्हें रखता उसके लिए यह एक बड़ी दौलत थी, और फिर भी चेन जियूसी ने इन्हें ऐसे ही सौंप दिया। झोउ पेंग, लियू रोंग और दूसरे लोग इस समय चुपके से चेन जियूसी का मजाक उड़ा रहे थे, सोच रहे थे कि वह बेवकूफ़ है। ऐसा खजाना इतनी आसानी से कैसे दिया जा सकता है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। बाकी लोग भी हैरान थे, क्योंकि मियानशुई काउंटी के इन छोटे लोगों ने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। सबको लगा कि चेन जियूसी सच में बेवकूफ़ है। अगर उन्हें ऐसा खजाना मिलता तो वे उसे ज़रूर छिपा लेते। कमांडरी प्रिंसेस को देना तो दूर की बात है, अपने बेटों को भी उस पर हाथ नहीं लगाने देते। हालांकि सिर्फ येऊ ने माथे पर शिकन डाली, सोचते हुए कि चेन जियूसी बहुत चालाक है। उसे ताई सुई गोलियों के बदले भविष्य बनाने का विचार आया था, और सच में येऊ को लगा कि चेन जी ने ज़रूर ताई सुई गोलियों का इस्तेमाल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया होगा। झाओ या को ताई सुई गोलियां देने के उसके दान वाले रवैये से धोखा मत खाओ। वह भी साफ तौर पर खुद को बचाने का एक तरीका था। सोचो, इन ताई सुई गोलियों के साथ 90 गोलियां, सेकंड ग्रेड, यहाँ तक कि वुल्फ स्मोक दायरे के ताकतवर लोग भी ललचा जाते। चेन जियूसी की ताकत के साथ इन ताई सुई गोलियों की रक्षा करना आसान नहीं होता। हो सकता है कि इनकी वजह से उसे जान का खतरा भी हो। इसलिए चेन जियूसी जानता था कि वह इन ताई सुई गोलियों की रक्षा नहीं कर सकता। तो क्यों न सीधे कमांडरी प्रिंसेस के साथ गठबंधन करके इन ताई सुई गोलियों के बदले भविष्य बनाया जाए। हुबेई ग्रीन फॉरेस्ट चीफ के तहत 7वें रैंक के 100 घरों का पद शायद उनका मोलभाव करने का हथियार था। 7वें रैंक के 100 घर, उसी रैंक के जैसा खुद का पद। कमांडरी प्रिंसेस भी इसके लिए ऊंची कीमत चुकाएगी। हालांकि ये सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां महंगी हैं, लेकिन एक सरकारी पद भी महंगा होता है। येऊ ने इस बारे में सोचा और चेन जी को देखा, जिसने भी उसे देखा। उनकी आंखें मिलीं और सब कुछ बिना कहे समझ गए। इसके अलावा झाओया और चेन जी के बीच पहले ही एक समझौता हो चुका था। इस समय उसने गोलियां लीं और मुस्कुराई। चेन जियूसी बहुत तारीफ के काबिल है और दरबार के प्रति भी वफादार हैं, लेकिन आप सब। झाओया ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन जिन लोगों की तरफ उसने इशारा किया, उन्हें ठंडक महसूस हुई और वे कुछ परेशान हो गए। इसी समय जमींदार वांग ने कहा, कमांडरी प्रिंसेस, मैं 100 बोरी अनाज देता हूँ। भले ही मेरे परिवार को थोड़ी मुश्किल से रहना पड़े, लेकिन कमांडरी प्रिंसेस की परेशानी दूर करने के लिए यह इसके लायक है। ये सुनकर झाओया ने जमींदार वांग को देखा और कहा, 100 बोरी। जमींदार वांग बहुत उदार हैं। जमींदार वांग ने जवाब दिया, हे कमांडरी प्रिंसेस बहुत दयालु हैं। जमींदार वांग के बाद जमींदार झांग झोउपेंग,
लियू रोंग और अन्य लोगों ने भी कहा, ठीक है, हम भी 100 बोरी अनाज देंगे। ये सुनकर बाकी सबने भी अपना सपोर्ट दिया। सबको अपना अपना स्टैंड बताते देखकर झाओया ने काउंटी मजिस्ट्रेट तांग वाननियन को देखा और कहा, तांग काउंटी मजिस्ट्रेट, आपका क्या? तांग वाननियन ने जवाब दिया, कमांडरी प्रिंसेस, ये गरीब नौकर गरीब है, घर में ज्यादा पैसे नहीं हैं। हालांकि मैं आपकी परेशानी कम करना चाहता हूँ, लेकिन सच में मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। तांग वाननियन ने गरीबी का बहाना बनाया और झाओया ने उसे देखकर कहा, हे, ऐसा है? तो फिर यहोंग हाउस के स्टॉक का क्या? तांग काउंटी मजिस्ट्रेट, वे सिर्फ अफवाहें हैं, इस गरीब नौकर का यहोंग हाउस में कोई शेयर नहीं है। हालांकि क्योंकि कमांडरी प्रिंसेस पूरे दिल से लोगों के लिए हैं, इसलिए मैं कंजूस नहीं हो सकता। फिर भी मेरे पास सच में अनाज नहीं है। शायद मैं डिज़ाइन वाले चांदी के सिक्के दान कर सकूं। हम कमांडरी प्रिंसेस ने तांग वाननियन को देखा, जिसने शुरू में 100 ताइल कहने का इरादा किया था, लेकिन उसकी आंखें देखकर उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। 1000 चांदी के ताइल, कमांडरी प्रिंसेस को लोगों की मदद करने में सहायता करने के लिए, यह एक बहुत ही नेक काम होगा। ये सुनकर कमांडरी प्रिंसेस ने कहा, हे तांग काउंटी मजिस्ट्रेट, ये तो काफ़ी खर्च है। तांग वाननियन ने जवाब दिया, ये सब इस गरीब नौकर को करना ही चाहिए। फिर कमांडरी प्रिंसेस येऊ की ओर मुड़ी और येऊ ने कहा, कमांडरी प्रिंसेस, मेरे पास काफ़ी दौलत है, आपको जितनी भी रकम चाहिए, बस कह दीजिए। ये सुनकर कमांडरी प्रिंसेस मुस्कुराई और कहा, हाँ, येऊ, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? हालांकि तुम्हारे येऊ परिवार के पास बहुत अच्छी दिव्य शक्तियाँ हैं। क्यों न तुम मेरी मदद करो और बाहर से कुछ अनाज लाकर ज़रूरतों को पूरा करो? येऊ ने जवाब दिया, कमांडरी प्रिंसेस, जब तक आप पूछेंगी, चाहे वह 1000 ताइल हो या 5000 ताइल, मैं दे सकता हूँ। लेकिन यह अनाज, कमांडरी प्रिंसेस, सच में मेरी क्षमता से बाहर है। ये सुनकर झाओया ने येऊ को देखा और कहा, नहीं कर सकते। येऊ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कमांडरी प्रिंसेस, उत्तरी इलाकों में युद्ध चल रहा है और हुबेई रोड के सभी प्रांत अनाज के लिए ज़रूरी इलाके हैं। वहाँ कोई फालतू अनाज नहीं है। हालांकि मैं दिल से कमांडरी प्रिंसेस की परेशानी कम करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कृपया मुझे माफ़ करें। ये सुनकर कमांडरी प्रिंसेस ने चेंजी की ओर देखा, जिसने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। कमांडरी प्रिंसेस ने कहा, ओह, हालांकि यह बहुत मुश्किल है, येऊ। तुम्हें भी लोगों की परेशानी कम करने का कोई रास्ता निकालना होगा। येऊ ने थोड़ा माथा सिकोड़ा लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं लोगों की परेशानी कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चेंजी ने बीच में कहा, लॉर्ड येऊ, मुख्य रूप से यह अनाज के बारे में है। येऊ ने तुरंत कहा, हाँ, यह अनाज है। मैं निश्चित रूप से मियानशुई की चिंता कम करने के लिए दूसरी जगहों से अनाज इकट्ठा करने के तरीके खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया, कमांडरी प्रिंसेस, निश्चिंत रहें। झाओया ने कहा, हे, यह आपको परेशान करेगा, लॉर्ड येऊ। जैसे ही झाओया ने बात की, उसने चेंजी की ओर देखा, जो मुस्कुराया। हे, जब तक येऊ इसे खुद मान लेता है, ये काम हो जाएगा। आज के सेटअप में चेंजी को सिर्फ येऊ के शब्दों की ज़रूरत थी, और अब जब येऊ ने बोल दिया है, तो मामला तय हो गया है। अब हमें बस सांप को घड़े में बुलाना है।
चेन जी ने इस पर सोचा, टेबल से चाय का एक घूंट लिया, और येऊ ने चेन जी को देखा। उसे हमेशा लग रहा था कि यह आदमी उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि चेन जी आखिर क्या साजिश कर रहा है। उसने माथे पर बल डाले, लेकिन जल्द ही वह बोला, चेन जी, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास लगभग 200,000 स्टोन अनाज जमा है। चेन जी ने जवाब दिया, लगभग इतना ही। लॉर्ड येऊ क्या सलाह देना चाहते हैं? येऊ ने कहा, तो तुम इसे बेचने के लिए क्यों नहीं खोलते, लेकिन हर व्यक्ति के खरीदने की अनाज की मात्रा सीमित क्यों करते हो? चेन जी ने जवाब दिया, लॉर्ड येऊ, क्या ये साफ नहीं है? मुझे डर है कि कोई मेरा फायदा उठाएगा अगर मैं सीमा तय किए बिना बड़े पैमाने पर अनाज बेचता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई इसे सब खरीद लेगा और आम लोगों को ऊंची कीमत पर फिर से बेच देगा, और आखिरकार वे अभी भी महंगा अनाज खा रहे होंगे। साथ ही मियानशुई काउंटी में अभी कम से कम 300,000 स्टोन अनाज की कमी है। ये बात सबको पता होनी चाहिए, और मेरे पास सिर्फ 200,000 स्टोन हैं, जो काफ़ी नहीं है। अगर मैं बिना किसी सीमा के बेचता हूँ, तो अमीर परिवार अनाज जमा कर सकते हैं, और आम लोग फिर भी इसे खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए इंताई अनाज भंडार में हम हर घर को हर दिन सिर्फ 2 जिन चावल बेचते हैं, ताकि किसी को भी जमाखोरी करने और बाजार पर कब्जा करने से प्रभावी ढंग से रोका जा सके। पास में सुन रही झाओ या ने कहा, बहुत बढ़िया गिल्ड लीडर चेन, तुम सच में बहुत समझदार हो। ये सुनकर येऊ ने चेन जी को देखा और कहा, गिल्ड लीडर चेन, इतने सारे अनाज को कहाँ रखा है? कहीं पानी से बह तो नहीं जाएगा? चेन जी ने जवाब दिया, ये सबसे ऊंचे पूर्वी गोदाम में है, जहाँ पानी नहीं जा सकता। यह अनाज रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये सुनकर सबने एक साथ कहा, गिल्ड लीडर चेन सच में दूरदर्शी हैं। सबने तारीफ की। फिर भी जिन लोगों ने अनाज जमा किया था, वे कोस रहे थे, धिक्कार है चेन जीयूसी, तुमने इतना सारा अनाज जमा कर रखा है। अगर यह बात बाहर फैल गई, तो हम अपना अनाज ऊंची कीमतों पर कैसे बेचेंगे? तुम सच में बहुत बुरे हो, तुमने हमारा कमाई का रास्ता ही बंद कर दिया। येऊ ने भी अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके 100,000 स्टोन अनाज मियानशुई ले जाया जा रहा था। अगर चेन जीयूसी के पास इतना अनाज होता, तो उसके 100,000 स्टोन से 5 गुना ज्यादा फायदा नहीं होता। इस समय येऊ गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। जैसा कि कहा जाता है, किसी का आर्थिक रास्ता काटना उनके माता पिता को मारने जैसा है। चेन जीयूसी के काम आर्थिक रास्ते काट रहे थे, जिससे हर कोई चेन जीयूसी से नफरत करने लगा था। चेन जीयूसी, धिक्कार है, उसने सच में इतना सारा अनाज पहले से जमा कर लिया। हे भगवान, तुम्हारी आंखें हों और तुम चेन जीयूसी के अनाज को आग से जला दो। सभी ने अपने दिल में इसी तरह प्रार्थना की। ठीक उसी समय बाहर से जोर से घंटी बजने की आवाज आई। डंग 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 टिल्डर। वहां मौजूद सभी लोग घंटी की आवाज से चौंक गए और तुरंत बाहर देखने लगे। कौन है ऐसे समय में घंटी बजाकर सबको परेशान कर रहा है? सोचते हुए उन्होंने बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनी। आओ, कोई है, कुछ गड़बड़ है, आग आग। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आग आग कहाँ लगी है? सबने सोचा। सीधे खिड़कियां खोलीं और उत्तर पूर्व कोने में देखा, एक भयंकर आग लगी हुई थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। सबने उस दिशा में देखा और फिर सब चेन जी की ओर देखने लगे। देखा तो चेन जी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। किसी ने कहा, अरे,
क्या वह वही जगह नहीं है जहां गिल्ड लीडर चेन का अनाज पूर्वी गोदाम में है? ये सुनकर दूसरे भी बोले, हाँ, ये फिशिंग गिल्ड का पूर्वी गोदाम है। ऐसा कहते हुए सब लगभग हंस पड़े। भगवान ने देख लिया, उसने सच में फिशिंग गिल्ड के गोदाम को जला दिया। हा हा हा, अब हम अपना अनाज ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। चेन जी अब गंभीर दिख रहे थे। जल्दी से अपना हाथ जोड़कर झाओया से कहा, राजकुमारी, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। बोलकर वह जल्दी से चला गया। झाओया ने उसकी बात सुनकर कहा, चलो, हमें भी जाकर देखना चाहिए। ये 200,000 स्टोन अनाज मियानशुई में 10,000 परिवारों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये सोचकर झाओया उसके पीछे पीछे भागी। बाकी सब येऊ की ओर देखने लगे। देखा तो येऊ ने कहा, चलो चलो देखते हैं। सच में उन्हें जाकर देखना था। आखिर अगर अनाज जल गया तो वे सच में अमीर हो जाएंगे। इसलिए वे जल्दी से यह पक्का करने गए कि क्या सच में आग लगी है या नहीं। ये सोचकर लोगों का एक समूह पूर्वी गोदाम की ओर भागा। इस समय पूर्वी गोदाम में आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। जली हुई लकड़ी की गंध आग वाली जगह पर फैली हुई थी। चारों ओर नागरिकों की भीड़ थी, जो इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे, रास्ता दो, रास्ता दो। फिशिंग गिल्ड के शिष्य अंदर भागे, नागरिकों को एक तरफ हटाया, फिर पूर्वी गोदाम में आग बुझाने के लिए पानी डालना शुरू किया। इसी समय एक जिज्ञासु नागरिक ने पूछा, आखिर इस गोदाम में क्या रखा है? फिशिंग गिल्ड के एक शिष्य ने कहा, अनाज, यह वही अनाज है जो हमारे फिशिंग गिल्ड ने आपदा राहत के लिए तैयार किया था। ये सुनकर नागरिक चौंक गए और तुरंत सख्ती से चिल्लाए, अरे, तो जल्दी से आग बुझाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साफ था कि यह जानबूझकर लगाई गई आग थी। लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। पानी से भी आग नहीं बुझ रही थी। ठीक उसी समय अचानक कोई आग की लपटों में कूद गया। 17 ड्रैगन पकड़ने वाली हथेलियां एक गुस्से वाली चीख के साथ एक हथेली आग की लपटों की ओर बढ़ी। आग की लपटें तुरंत गैंग क्यूई से दब गईं। ऐसा लग रहा था कि बुझने वाली हैं, लेकिन एक पल में फिर से भड़क उठीं। अगले ही पल आग की लपटों ने सीधे पूर्वी गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। झाओया और दूसरे लोग जल्दी से पहुंचे। अपने सामने का दृश्य देखकर वे सब एक साथ इकट्ठा हो गए। झाओया ने बेचैनी से पूछा, चेनजियुसी, कैसा है, कैसा है? चेनजी अब धुएं से चेहरा काला हो गया था, बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरा सारा अनाज अंदर है। ये सुनकर येऊ लगभग जोर से हंस पड़ा। तुरंत सांत्वना देने का नाटक करते हुए पास आया। अरे हाँ हाँ, जियूसी, आराम से, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं टाली नहीं जा सकती, है ना? हाँ हाँ, आसपास के सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा। चेनजी ने उनकी ओर देखा। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन जल्द ही उसे दबा दिया और भी ज्यादा उदास हो गया। हंसो, अभी हंस लो, एक समय आएगा जब तुम हंस नहीं पाओगे। तेज आग ने पूर्वी गोदाम को पूरी तरह से घेर लिया था और उसकी तेज लपटों ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिशिंग गिल्ड के लोग बेतहाशा मदद के लिए चिल्ला रहे थे, और जब स्थानीय लोगों को पता चला कि आग खाने के सामान को जला रही है, तो वे भी मदद के लिए आगे आए। लेकिन आग लगाने वाले बदमाशों ने बड़ी मात्रा में केरोसिन का इस्तेमाल किया था। केरोसिन में आग लग गई और वह तुरंत भड़क उठी।
जिससे उसे बुझाना नामुमकिन हो गया। लपटों को गरजते हुए देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए, वे बस लाचार होकर देख रहे थे और आहें भर रहे थे। 2 घंटे तक जलने के बाद आखिरकार आग बुझ गई, लेकिन कभी शक्तिशाली रहा पूर्वी गोदाम राख में बदल गया था, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। पूर्वी गोदाम को राख में बदला हुआ देखकर चेन जी का अभिनय अपने चरम पर पहुंच गया। जब उसने खुद को गोदाम के मलबे पर फेंक दिया और चिल्लाया, मेरा अनाज! ये सच में असली और दिल से था, एक ऑस्कर लायक परफॉर्मेंस जो चेन जी को मिलनी चाहिए थी। जियान गहू में इंसान सिर्फ अभिनय कौशल के दम पर जिंदा रहता है। दूसरों को धोखा देने के लिए आपको पहले खुद को धोखा देना होगा। चेन जी के इस नाटक ने सच में कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जिसमें झाओ या भी शामिल थी। कमांडरी राजकुमारी पूरी तरह से गुस्से में थी, सच में उसे यकीन हो गया था। हालांकि उसे पता था कि चेन जी के पास 200,000 स्टोन अनाज नहीं है, बल्कि सिर्फ 70,000 स्टोन हैं। लेकिन इस बड़ी आग ने जीवन बचाने वाले इन 70,000 स्टोन अनाज को नष्ट कर दिया था, जिससे मियानशुई काउंटी पंगु हो गई थी। उस अनाज से हजारों या शायद दसियों हजारों लोगों को बचाया जा सकता था। इसके बिना कौन जानता है कि कितने लोग भूखे मरेंगे। इस पल झाओ या घबरा गई। उसने चेन जी को देखा, जिसके चेहरे पर दुख और बर्बादी के भाव थे। झाओ या ने येऊ और उसके ग्रुप पर नजर डाली। हालांकि उनमें से हर कोई बहुत दुखी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन किसी वजह से झाओ या को उनके चेहरों पर खुशी दिखी। अपने सामने मलबे को देखकर झाओ या पूरी तरह से लाचार महसूस कर रही थी, इस गड़बड़ी को ठीक करने में असमर्थ थी। असल में उसके पास कुछ अनाज था, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस पल झाओ या ने चेन जी को देखा और पूछा, अब हम क्या करें? आसपास के लोग भी उतने ही घबराए हुए थे। झाओ या की बातें सुनकर चेन जी को जैसे होश आया, उसने खाली नज़र से चारों ओर देखा, फिर खड़ा हुआ और बोला, सब लोग। चेन जी ने खड़े होने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढी और नीचे खड़े लोगों से कहा, देवियों और सज्जनों, आप सबने देखा है, प्राकृतिक आपदाओं से बचा नहीं जा सकता। हमारे फिशिंग गिल्ड ने जो अनाज यहाँ स्टोर किया था, वह पूरी तरह जल गया है। इसलिए मेरा एंटाई ग्रेन स्टोर अगले 2 दिनों तक सभी को बड़े पैमाने पर अनाज नहीं बेच पाएगा। हालांकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि फिशिंग गिल्ड अनाज की समस्या का कोई समाधान जरूर निकालेगा। कृपया चिंता न करें और घबराएं नहीं। उनकी बातें सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे नहीं, गिल्ड लीडर चेन, अगर आप अनाज नहीं बेचेंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, गिल्ड लीडर चेन, हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पूरा परिवार अभी भी खाने के लिए अनाज पर निर्भर है। गिल्ड लीडर चेन। नीचे खड़े लोग चिल्लाए और चेन जी ने आह भरकर कहा, सब लोग, एक समझदार औरत भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। अनाज का गोदाम बर्बाद हो गया है और मैं लाचार हूँ। लेकिन निश्चिंत रहो गांव वालों, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। हम जरूर निकालेंगे, बस यही बात है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, चेन जी मुड़ा और दुम दबाकर वहां से चला गया। ये सुनकर लोग चौंक गए और चिल्लाए, गिल्ड लीडर चेन! गिल्ड लीडर चेन! एक भीड़ आगे बढ़ी और उसी पल जियाओ हू ने तुरंत फिशिंग गिल्ड के शिष्यों को उन्हें रोकने के लिए आगे किया, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई। चेन जी फिशिंग गिल्ड के शिष्यों की सुरक्षा में वहां से चला गया। उसकी पीछे हटती हुई सूरत थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी।
चेन जी को हारकर भागते हुए देखकर येऊ और उसके ग्रुप ने मन ही मन जोर से हंसा, सोचते हुए क्या चेन जियूसी दुखियों और परेशान लोगों को बचाने का नाटक नहीं कर रहा था। देखो अब क्या हुआ। येऊ का ग्रुप ये तमाशा देख रहा था और झाओ या सीधे उनके पीछे भागी। ये देखकर कि अब देखने के लिए और कोई रोमांच नहीं है, येऊ ने कहा, बिखर जाओ, हम भी चलते हैं, अब देखने के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ ही झोउ पेंग और दूसरे लोग येऊ के पीछे पीछे चले गए। ज्यादा दूर नहीं, हान हे, जो सब कुछ देख रहा था, उसने बांस की टोपी पहने पेंग यिंग्यू की ओर मुड़कर कहा, आदरणीय, क्या आपको अब भी लगता है कि चेन जियूसी मियानशुई के लोगों को बचा सकता है? पेंग यिंग्यू ने जवाब दिया, क्या वह नहीं बचा सकता? हान हे ने कहा, मैंने ऐसे दृश्य पहले भी देखे हैं और ऐसे मामले अब पूरे देश में हो रहे होंगे। जब हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे तो मियानशुई के भूखे लोग पेड़ की छाल और जड़ें खाना शुरू कर देंगे और आखिरकार गुआनइन मिट्टी, जब वे भी खत्म हो जाएंगे तो वे अकाल से भागेंगे, शरणार्थी बन जाएंगे। जैसे जैसे हर काउंटी का संकट अगले काउंटी में फैलेगा, जल्द ही पूरे हुबेई क्षेत्र में नागरिक अशांति फैल जाएगी। ये हमारे विद्रोह के लिए एकदम सही समय है। इसके अलावा इस साल सिर्फ मियानशुई काउंटी ही प्रभावित नहीं है। हुगुआंग रोड के कई प्रांत भी अलग अलग स्तर के अकाल का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पवित्र संप्रदाय इस विद्रोह की देखरेख के लिए हुबेई रोड पर एक बड़े को भेज रहा है। हान हे ने पारसी संप्रदाय की हाल की ऑपरेशनल योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। हाँ, यह एक विद्रोह था। इस बार मियानशुई आपदा सिर्फ मियानशुई काउंटी के लिए एक मामूली मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हुबेई रोड के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर रही है। या आप कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस साल हुबेई रोड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिससे यह मियानशुई आपदा आए। यह एक चेन रिएक्शन है। मियानशुई प्रभावित है और हुबेई रोड के दूसरे हिस्से भी लगातार पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि मियानशुई काउंटी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन दूसरे काउंटी के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उत्तरी युद्ध में बड़ी मात्रा में अनाज चले जाने के कारण स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया बहुत कमज़ोर हो गई है। हालांकि अभी कई जगहों पर साफ तौर पर नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन पारसी संप्रदाय से मिली जानकारी से पता चलता है कि हुबेई रोड में जल्द ही लगातार आपदाएं आएंगी। अगर कोर्ट ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला तो यह एक चेन रिएक्शन बन सकता है। इन शुरू में छोटी प्राकृतिक आपदाओं को नागरिक अशांति में बदल सकता है। नतीजतन पूरा हुबेई रोड अस्त व्यस्त हो जाता है और इस समय पारसी संप्रदाय सीधे हुबेई रोड पर एक एल्डर को भेजता है, सस्ते में काम करके। देखते हैं कि क्या यह उत्तरी युद्ध को सपोर्ट करने के लिए नागरिक अशांति भड़का सकता है। ये पारसी संप्रदाय की एक बड़ी चाल है और मियानशुई इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पेंग यिंग्यू ने जवाब दिया, हुबेई में एक एल्डर को भेजना? हाँ, हुबेई इतनी ज़रूरी जगह है, एक एल्डर शायद काफ़ी ना हो, है ना? ये सुनकर हान हे ने जवाब दिया, आदरणीय सही कहते हैं। अगर हुबेई के मामले आसानी से निपट जाते हैं या अगर कोई रुकावट आती है तो मेरे गुरु के एक बार खुद हुबेई आने की पूरी संभावना है। पेंग यिंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। मिस हान ये संभाल रही हैं, ये लगभग काफ़ी है। असल में हुबेई में एक एल्डर को भेजना ये दिखाता है कि पारसी संप्रदाय हुबेई को कितनी अहमियत देता है। आखिरकार पारसी संप्रदाय की मुख्य सेनाएं इस समय उत्तर में कोर्ट से जोरदार लड़ाई लड़ रही हैं।
इसलिए एक एल्डर को ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है। पारसी संप्रदाय का संगठनात्मक ढांचा है: एक संप्रदाय प्रमुख, 2 आदरणीय, 4 महान धर्मराजाओं के नीचे 12 एल्डर हैं। इस तरह एल्डर स्तर पर भी ताकत बहुत ज़्यादा है। कम से कम किसी को रेनबो दायरे में होना चाहिए, और ज़्यादा ताकतवर एल्डर ड्रैगन दायरे में होने चाहिए। उदाहरण के लिए 12 एल्डरों में से ड्रैगन और टाइगर एल्डर ड्रैगन दायरे के एक्सपर्ट हैं। उस समय हान मियाओज़ेन भी 12 एल्डरों में से आगे निकलीं और धर्मराजा के पद पर प्रमोट हुईं। इसलिए हुबेई रोड पर इस विद्रोह की अध्यक्षता एक मजबूत रेनबो दायरे का एक्सपर्ट कर सकता है, और यह शुरुआती दौर में है। अगर बाद के चरणों में जैसे जैसे कोर्ट से और एक्सपर्ट आएंगे, तो विद्रोह की देखरेख के लिए एक धर्मराजा को भी भेजा जा सकता है। लेकिन बेशक इसकी शर्त यह है कि हुबेई रोड को अस्त व्यस्त होना होगा। और अभी हुबेई रोड पर सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त होने की संभावना वाली जगह मियानशुई काउंटी है। अगर अनाज की कमी के कारण मियानशुई काउंटी में अकाल पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं, तो पारसी संप्रदाय इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए इस समय मियानशुई काउंटी को पारसी संप्रदाय की नज़र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। अगर कुछ गलत होता है, तो ये हुबेई विद्रोह की शुरुआती जगह बन सकती है। चेंजी घटनास्थल से चले गए, और आम लोगों ने स्थिति को समझते हुए तुरंत पश्चिम जिले के व्हाइट टाइगर हॉल में इंताई अनाज भंडार की ओर अनाज खरीदने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते इंताई अनाज भंडार चारों ओर से घिर गया और भीड़ से भर गया। इस समय चेंजी भी घटनास्थल से चले गए। श्याओहू ने चेंजी को देखा और कहा, गैंग लीडर, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस पूर्वी गोदाम में आग लगाई है। मैं भाइयों को लेकर जांच करूंगा और देखूंगा कि किस कमीने ने हमारे फिशिंग गिल्ड के गोदाम को जलाने की हिम्मत की। पकड़े जाने पर मैं उसे जिंदा ही खाल उतार दूंगा। ये सुनकर चेंजी ने श्याओहू को देखा और कहा, अरे, ज़रूरत नहीं है, ये झोउचू ने किया है। बूढ़ा झोउ, वह। ये सुनकर श्याओहू चौंक गया, और चेंजी ने कहा, मैंने उसे जलाने का निर्देश दिया था। श्याओहू हैरान दिख रहा था, और चेंजी ने कहा, ठीक है, इतने सारे सवाल पूछना बंद करो। तुरंत पूरे शहर में सुराग खोजने के लिए लोगों को भेजो, और इस बारे में खूब हंगामा करो। ये सुनकर श्याओहू ने कहा, गैंग लीडर, आपका क्या मतलब है? चेंजी ने कहा, हाँ, इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर हम जांच नहीं करेंगे तो यह सही नहीं होगा। हाँ, 2 दिन, बस 2 दिन में झोउचू को ढूंढो। गैंग लीडर, आपका क्या मतलब है? चेंजी ने कहा, बस जाओ और इसे संभालो। श्याओहू ने सुना और मुट्ठी बांधकर कहा, हाँ, मैं इसे तुरंत संभालूंगा। ये सब खत्म करने के बाद झाओ या बाहर से अंदर आए और कहा, चेंजियूसी, अनाज जल गया है। अब हम क्या करें? झाओ या को ऐसी हालत में देखकर चेंजी मुस्कुराए और कहा, कमांडरी राजकुमारी, चिंता मत करो, ये जला नहीं है, ये जला नहीं है, जला नहीं है। झाओ या हैरान थी, और चेंजी ने उसे इशारा किया। झाओया ने तुरंत अपने पीछे आ रहे दाओ और दूसरों से कहा, तुम सब बाहर जाओ और पहरा दो। इसके बाद झाओया ने चेंजी को देखा और कहा, चेंजियूसी, तुम असल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि यह जला नहीं है? ये सुनकर चेंजी ने कहा,
मेरा मतलब है कि अनाज बिल्कुल ठीक है और जला नहीं है। जला नहीं है। तो तुम बाहर क्या कर रहे थे? एक्टिंग। झाओया ने हैरान होकर चेंजी को देखा और कहा, एक्टिंग? तुम किसके लिए एक्टिंग कर रहे हो? चंडीगढ़। महिला ने ढूंढा डायबिटीज से बचने का उपाय जो हो गया वायरल। अगर सोने से पहले 1 चम्मच पिए तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। चेंजी ने कहा, बड़ी मछली? झाओया ने हैरान होकर चेंजी को देखा और कहा, बड़ी मछली? कौन सी बड़ी मछली? चेंजी मुस्कुराए और कहा, हा, कमांडरी राजकुमारी, 1 कप चाय पियो, शांत हो जाओ। मियानशुई को बचाने के लिए हमारे पास जो अनाज है, सिर्फ उसी पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बहुत सारा अनाज लाना होगा। झाओया ने कहा, तो फिर क्या? इतना सारा अनाज कहाँ है? 2 तरह के लोग हैं, एक तो राजदरबार के पास सरकारी गोदाम हैं। लेकिन सरकारी गोदाम का अनाज या तो उत्तर भेजा जाता है या हालात को संभालने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए एक कमांडरी राजकुमारी होने के बावजूद आप सिर्फ 30,000 शी उधार ले सकती हैं, जो मियानशुई के संकट को हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। झाओया ने हल्के से सिर हिलाया और चेंजी द्वारा डाली गई चाय का एक घूंट पिया। हाँ, यह सही है। तो मैंने अनाज वाले दूसरे ग्रुप के लोगों को टारगेट किया। झाओया ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, शहर के विद्वान नहीं, अमीर व्यापारी। झाओया ने एक शब्द कहा, अमीर व्यापारी। हाँ, अमीर व्यापारी। ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं, इनके हर जगह कनेक्शन होते हैं, यहाँ तक कि राजदरबार भी शायद ही इनसे निपट पाता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर वालों को रिश्वत दे रखी है। राजदरबार की इजाज़त लेकर अनाज बेचते हैं, स्थानीय अधिकारी उनके खिलाफ ज़बरदस्ती करने की हिम्मत नहीं करते, और उनका सबसे पसंदीदा काम है राष्ट्रीय संकटों से फ़ायदा उठाना। इसके अलावा वे जानकारी के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं। जहाँ भी कोई आपदा आने वाली होती है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है, फिर वे तुरंत हालात की जांच शुरू कर देते हैं, संसाधन जुटाते हैं, और फिर उस जगह के लोगों की दौलत लूट लेते हैं। और इन दिनों चेंजी इन लोगों द्वारा मियानशुई भेजे गए जासूसों पर नज़र रख रही थी और उसने उन्हें ढूंढ निकाला। ये लोग बहुत गुप्त होते हैं। अगर चेंजी ने पहले लोगों को उन पर नज़र रखने के लिए नहीं भेजा होता, तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता। वे आम लोगों का नाटक करते हैं। बाजार का पता लगाने के लिए अनाज की दुकानों पर रोज़ाना अनाज की बिक्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर आम लोग भी जांच के लिए लोगों को भेजते हैं, और आखिर में इन अमीर व्यापारियों के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। और इस बार चेंजी का मकसद इन अमीर व्यापारियों को मियानशुई लाना है। और चेंजी को पहले ही खबर मिल चुकी है कि इन अमीर व्यापारियों का अनाज हुबेई भेजा जा चुका है, ताकि बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। अब हम बस बाजार की हवा बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और मियानशुई में सबसे बड़ी हवा चेंजियूसी है। तो चेंजियूसी ने सीधे अपने अनाज के गोदाम में आग लगा दी। इस तरह वह इन बड़े अनाज व्यापारियों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि मियानशुई में अनाज नहीं है और अमीर बनने का मौका आ गया है। इस तरह वे मियानशुई में अनाज लाएंगे, और यहाँ अनाज की कमी की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। ये चेंजी की चाल है, सज्जन को कलश में बुलाना। ये सुनकर झाओया ने कहा, अगर तुम इन बड़े अनाज व्यापारियों को आकर्षित करना चाहते हो, तो इतनी आग लगाने की क्या ज़रूरत थी? शुरू में क्या तुम बस यह नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे पास अनाज नहीं है? चेंजी ने सिर हिलाया और कहा, मेरी प्यारी कमांडरी राजकुमारी,
क्या तुम्हें लगता है कि ये बड़े अनाज व्यापारी बेवकूफ़ हैं? जब तक वे मियानशुई की स्थिति को अच्छी तरह से नहीं समझ लेते, क्या वे इतनी आसानी से आने की हिम्मत करेंगे? और हमारे पास उनके साथ चाल चलने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। हम पहले अपने पत्ते खोलकर उनका भरोसा जीतने के लिए उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। जब तक वे अनाज मियानशुई ले आते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले हमें धोखा देना होगा। ये सुनकर झाओया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तो बात ऐसी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ऐसा नाटक किया। लेकिन अगर वे अनाज व्यापारी आ भी जाते हैं, तो हम ज़बरदस्ती उनका अनाज नहीं ले सकते। वे शाही व्यापारी हैं। अगर वे बेचना नहीं चाहते, तो हम खुलेआम उन्हें लूट नहीं सकते। चेन जी हंसे और कहा, लूट? चिंता मत करो, कमांडरी राजकुमारी। हम नहीं लूटेंगे। एक बार जब वे आ जाएंगे, तो मेरे पास उन्हें आज्ञाकारी बनाकर अपना अनाज बेचने के लिए एक दूसरी योजना है। ये सुनकर झाओया ने कहा, चेनजियुसी, क्या तुम इतने आश्वस्त हो? चेनजी ने कहा, हे, मेरी रणनीति किसी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बना रही है। जब मैंने मंच तैयार कर लिया है, तो स्वाभाविक रूप से नाटक खत्म करने का भी एक तरीका है। नाटक खत्म करने का तरीका क्या है? झाओया ने उत्सुकता से पूछा। चेनजी ने कहा, कमांडरी राजकुमारी, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मैं तुम्हें अभी बता दूं, तो ये प्रभावी नहीं होगा। झाओया ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, हम वैसे भी किसे सुनना पसंद है। चेनजी ने झाओया को ऐसे देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। ड्रंकन इम्पोर्टल टावर में येऊ और उसका ग्रुप वापस आ गया था और अंदर बैठा था। झोउ पेंग ने येऊ को देखकर कहा, मालिक, क्या आपको लगता है कि फिशिंग गिल्ड का अनाज सच में जल गया? येऊ ने जवाब दिया, पूर्वी गोदाम उनका सबसे बड़ा गोदाम है, और मैंने फिशिंग गिल्ड के दूसरे गोदामों की जांच की है। उनके पास कोई अनाज स्टोर नहीं है। ये सुनकर बगल में बैठे तांग वाननियन ने कहा, मालिक, क्या आपको लगता है कि इंताई ग्रेन स्टोर में अनाज हो सकता है? येऊ ने कहा, वह जगह बहुत छोटी है, ज्यादा स्टोर नहीं कर सकती, लेकिन हमें इसे देखना चाहिए। झोउ पेंग, 2 लोगों को भेजो, इस तरफ। हाँ, मालिक, मैं समझ गया। झोउ पेंग ने तुरंत किसी को जाने का इंतजाम किया। और फिर येऊ ने तांग वाननियन को देखा, जिसके चेहरे पर खुशी का भाव था, और कहा, काउंटी मजिस्ट्रेट तांग, चेनजियुसी का अनाज गोदाम जल गया। आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आपके पास भी बेचने के लिए अनाज है? तांग वाननियन तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मालिक, मेरे पास नहीं है। येऊ ने तांग वाननियन को देखा और कहा, हे, नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बेचने के लिए अनाज जैसी कीमती चीज़ें कहाँ होंगी। मालिक, आपको गलतफहमी हुई है। येऊ ने तांग वाननियन को देखा और कहा, तांग वाननियन, मुझे सच नहीं बता रहे हो, है ना? तांग वाननियन ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं। येऊ ने कहा, हे, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूँगा। तुम नियम जानते हो, हर किसी के लिए पैसे कमाने का मौका है। तुम्हारे पास जो 20,000 स्टोन अनाज है, उसे बेचा जा सकता है। लेकिन बेचने के बाद येऊ की बातों से तांग वाननियन चौंक गया। उसे कैसे पता चला कि उसके पास 20,000 स्टोन अनाज है? ये सोचते हुए उसने जल्दी से कहा, मालिक, बेचने के बाद क्या होगा? क्या पैसा आपको मिलेगा? येऊ ने कहा, मैं इतना लालची नहीं हूँ, बस मुझे 20% दे देना। धन्यवाद, मालिक,
धन्यवाद, मालिक। ये सुनकर तांग वाननियन ने बहुत बहुत धन्यवाद किया, और ये देखकर येऊ ने कहा, हम इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम और मैं एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, अब तुम्हें पता है कि किसके पीछे खड़ा होना है ना? मुझे पता है, मुझे पता है। मैं समझता हूँ। तांग वाननियन ने तुरंत वफादारी की कसम खाई, कहा कि वह निस्संदेह लॉर्ड येऊ के पीछे मजबूती से खड़ा रहेगा और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रमोटेड कंटेंट वह स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप जिसके बारे में हर कोई अचानक बात कर रहा है और 817,204,272 मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम और 784,196,261 चंडीगढ़ महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका और 470,118,157 तांग वाननियन को इस तरह देखकर येऊ मुस्कुराया और कहा, बैठ जाओ, मिस्टर तांग। बैठो। फिर येऊ ने वहां मौजूद सभी को देखा और कहा, मियानशुई एक बड़ी मुसीबत में है और वहां अनाज की बहुत कमी है। हमारे पास ताकत है, इसलिए जाहिर है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए जैसे ही चेन जीयूसी का अनाज बिक जाएगा, हम बेचना शुरू कर देंगे। जहां तक कीमत की बात है, मुझे लगता है कि 60 सेंट प्रति पाउंड काफ़ी अच्छा है। 60 सेंट, ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं और उत्साह से कहा, 60 सेंट, हा, सब लॉर्ड येऊ की बात सुनो। सब खुश हो गए, इसका मतलब है 6 गुना मुनाफा। इस समय मियानशुई शहर की एक बहुत ही शांत गली में कोई चुपके से दौड़ता हुआ आया। अंदर एक आदमी था जो एक मैनेजर जैसा दिख रहा था, जो अबेकस से हिसाब लगा रहा था। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसने चिल्लाकर कहा, मास्टर शेन, कुछ बड़ा हुआ है। कुछ बहुत बड़ा। जिसे मास्टर शेन कहा जा रहा था, वह चौंक गया। उसने उस आदमी को देखा और कहा, क्या हुआ? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मास्टर शेन, फिशिंग गिल्ड के अनाज के गोदाम में आग लग गई है। क्या? मास्टर शेन तुरंत खड़े हो गए, चेहरा सदमे से भरा हुआ था। तुमने क्या कहा? फिशिंग गिल्ड के पूर्वी अनाज के गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200,000 स्टोन अनाज जल गया। ये मास्टर शेन का चेहरा पल भर के लिए हैरान रह गया, फिर खुशी का भाव आया और कहा, सच में, क्या ये जानकारी सही है? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, निश्चिंत रहें, मास्टर शेन, बहुत से लोग मौके पर थे, उन्होंने ये होते हुए देखा, पूरा पूर्वी गोदाम जलकर राख हो गया। सच में? मास्टर शेन ने खबर लाने वाले आदमी को घूरा और उस आदमी ने कहा, ये सच है। बिल्कुल सच। रुयांग किंग की कमांडरी प्रिंसेस वहां थी, साथ में स्थानीय दारोगाची भी थे, कोई गलती नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार हमारा सूझो शेन परिवार इससे बहुत पैसा कमाएगा। मास्टर शेन जोश में अपनी जगह पर घूमे, फिर जल्दी से उस आदमी की तरफ मुड़े और बोले, नहीं, चलो साथ चलते हैं, मुझे देखना है कि बाहर क्या हो रहा है। ये कहकर मास्टर शेन तुरंत उस आदमी को घर से बाहर ले गए और खाने की बोरी लेकर सीधे अनाज की दुकान की तरफ चल दिए। दोनों ने आम लोगों का भेष बनाया, ऐसा लग रहा था जैसे वे अनाज खरीदने जा रहे हों। किसी ने पूछा, क्या ये सच में ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, बाजार एक युद्ध के मैदान जैसा होता है।
अगर आपको पहली हाथ की जानकारी चाहिए तो आपको इंतजाम करने होंगे। मास्टर शेन और उनके आदमी सूजो शेन परिवार के आगे के दस्ते थे। वे जल्दी से इंताए अनाज की दुकान पर पहुंचे। इस समय तक इंताए अनाज की दुकान के सामने एक लंबी लाइन लग चुकी थी, जो 5-6 मील तक फैली हुई थी, और भी लोग लाइन में जुड़ रहे थे, और कुछ तो लाइन में न लग पाने की वजह से लड़ने भी लगे थे। मास्टर शेन और उनके आदमी थोड़ी देर तक खड़े होकर देखते रहे। फिर लगभग 2 घंटे बाद इंताए अनाज की दुकान ने अचानक बोर्ड नीचे कर दिया। ये देखकर कि इंताए अनाज की दुकान ने बोर्ड नीचे कर दिया है, लोगों ने तुरंत चिल्लाया, दुकानदार, बोर्ड क्यों बंद कर दिया? हमने अभी तक अपना अनाज नहीं खरीदा है। ये सुनकर दुकानदार ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, गोदाम खाली है, आज के लिए हमारे पास अनाज खत्म हो गया है। क्या? ये सुनकर भीड़ में हंगामा मच गया। फिर सब चिल्लाने लगे। इस समय झोउ पेंग द्वारा भेजे गए 2 लोग बाहर आए और गुस्से से चिल्लाए, अनाज कैसे नहीं हो सकता? क्या इंताए अनाज की दुकान हमेशा सही दाम पर बेचने का दावा नहीं करती थी? हाँ, तुमने अचानक बेचना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम अनाज जमा करके ब्लैक मार्केट में बेचने की सोच रहे हो? तुम लोग सच में बहुत बेरहम हो। हाँ, दुकानदार, अनाज बेचो। सब अनाज खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर भीड़ में मौजूद सभी लोग चिल्लाए, दरवाजा खोलो, अनाज बेचो। अनाज बेचने के लिए दरवाजा खोलो। बाहर का हंगामा सुनकर दुकानदार शांत रहा, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होगा। दुकानदार, जिसका सरनेम चेन था, मूल रूप से शियांताओ गांव का था। रिश्ते के हिसाब से चेन जी को उसे चाचा कहना चाहिए। वह शहर में बिजनेस करता था, लेकिन बाद में जब चेन जियूसी का बिजनेस बढ़ा तो वह उसके साथ जुड़ गया। ये देखकर कि उसमें कुछ काबिलियत है, चेन जी ने उसे वहां अनाज की दुकान का बिजनेस संभालने का काम सौंप दिया। मैनेजर चेन मुश्किल में भी शांत रहते हुए बोले, दरवाजा खोलो। युवा कर्मचारी ने जवाब दिया, दुकानदार साहब, अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो मुझे डर है कि वे अंदर घुस आएंगे। किस बात का डर है? मैनेजर चेन ने कहा, दरवाजा खोलो। समझ गया। ये सुनकर कर्मचारी ने सीधे दुकान का दरवाज़ा खोल दिया, और फिर उन्होंने देखा कि मैनेजर चेन बाहर निकलकर कह रहे हैं, प्यारे गांव वालों, प्यारे बुजुर्गों, युवा स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया, दुकानदार, अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो मुझे डर है कि वे अंदर घुस आएंगे। तुम्हें किस बात का डर है? मैनेजर चेन ने कहा, दरवाज़ा खोलो। ठीक है। ये सुनकर स्टाफ ने सीधे दुकान का दरवाज़ा खोल दिया, और फिर उन्होंने देखा कि मैनेजर चेन बाहर निकलकर कह रहे हैं, प्यारे गांव वालों, प्यारे बुजुर्गों, ऐसा नहीं है कि इंताए अनाज भंडार अनाज बेचना नहीं चाहता, बल्कि हमारे पास इस समय अनाज नहीं है, कृपया घर चले जाएं। ये सुनकर बाहर खड़े लोग हंगामा करने लगे। अनाज नहीं है। नागरिक तुरंत घबरा गए और झोउ पेंग के आदमियों ने एक दूसरे को देखा। फिर भीड़ को भड़काना शुरू कर दिया, तुम बेरहम दुकानदार, इंताए जैसी इतनी बड़ी अनाज की दुकान में अनाज कैसे नहीं हो सकता? क्या तुम कीमतें बढ़ाकर चुपके से महंगे दाम पर अनाज बेचने की योजना बना रहे हो? यह महसूस करके नागरिकों ने जवाब दिया, हाँ, क्या इंताए अनाज भंडार महंगे दाम पर अनाज बेचने की योजना बना रहा है? ये सोचकर मैनेजर चेन चिल्लाए, सब लोग, महंगे दाम पर अनाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास सच में अब अनाज नहीं है। हमारा सारा अनाज पूर्वी गोदाम में रखा था,
और आप देख सकते हैं कि वह जलकर राख हो गया है। हमारे पास और कहाँ से होगा? ये सुनकर नागरिक रुक गए। सच में पूर्वी गोदाम मलबे में बदल गया था, इसलिए ये सामान्य है कि इंताई अनाज भंडार में अनाज नहीं होगा। जैसे ही वे ये सोच रहे थे, दोनों भड़काने वालों ने चिल्लाया, किसे पता कि तुम्हारे पूर्वी गोदाम में जो जला था वह अनाज ही था। हो सकता है कि तुमने ये सब खुद ही किया हो, सिर्फ काले बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचकर गंदा पैसा कमाने के लिए। हमने नहीं किया, मैनेजर चेन ने जोर से कहा। ये सुनकर भड़काने वाला चिल्लाया, बातें करना बंद करो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं है। उनकी बकवास मत सुनो, वे सब बेरहम हैं। चलो अंदर घुसते हैं। अगर वे अनाज नहीं बेचेंगे तो हम खुद ले लेंगे। ठीक है, खुद ले लेंगे। हमला करो, मेरे साथ अंदर चलो। भीड़ को भड़काकर लोगों का एक समूह सीधे तायान अनाज भंडार की ओर बढ़ा। ये देखकर मैनेजर चेन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फिशिंग गिल्ड की प्रॉपर्टी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हट जाओ। बूढ़े डैंग आगे चल रहे भिखारी संप्रदाय के शिष्य ने सीधे मैनेजर चेन को एक तरफ धकेल दिया। मैनेजर चेन जमीन पर गिर गए। स्टोर के कर्मचारी उनकी मदद करने गए, जबकि नागरिक उमड़ पड़े, जोरदार धमाके के साथ। दुकान का लकड़ी का दरवाज़ा भी तोड़ दिया और सिर ऊंचा करके अंदर घुस गए। हमला करो, मुझे देखना है कि क्या इस स्टोर में सच में कोई अनाज है। लोगों का एक समूह अनाज की दुकान में घुस गया, लेकिन ये देखकर निराश हो गया कि पूरी दुकान खाली थी। बिल्कुल भी अनाज नहीं था, खाली, पूरी तरह से खाली। कोई अनाज नहीं, सच में अब कोई अनाज नहीं है। खाली दुकान देखकर नागरिकों को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया हो। इंताई अनाज की दुकान में सच में अनाज खत्म हो गया था। अब वे क्या कर सकते थे? उनकी आंखों में घबराहट भरी हुई थी। दूसरी ओर भिखारी संप्रदाय के दो शिष्यों ने धूर्त खुशी से भरी मुस्कान का आदान प्रदान किया। बहुत बढ़िया, सच में कोई अनाज नहीं है। अब हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। दूसरे भिखारी संप्रदाय के शिष्य ने चाहा कि यह शिष्य चला जाए, लेकिन शिष्य को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, और उसने सीधे कहा, मुझे गैंग लीडर के लिए बेमिसाल काम करना है। दूसरे शिष्य ने कहा, लापरवाही से काम मत करो। भिखारी संप्रदाय का शिष्य हंसा, लोग हमारे साथ हैं, देखो कितने लोग हैं, हा हा। चलो श्रेय का इंतजार करते हैं। ये सोचकर शिष्य ने चिल्लाकर कहा, दोस्तों, यहाँ अनाज की कमी जरूर चेन जियूसी ने अनाज ट्रांसफर करने की वजह से हुई है। सब लोग अपने हथियार उठाओ, मेरे साथ हमला करो। फिशिंग गिल्ड हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दो, वहाँ जरूर अनाज होगा। हमला करो। संपर्क, सेवा की शर्तें। इस जवान लड़के की बातों से आसपास के गांव वाले तुरंत गुस्से में आ गए। किसी ने तो जवाब भी दिया, हाँ, चेन जियूसी के पास खाने को खाना है, हमारे पास क्यों नहीं है? भाइयों, मेरे साथ हमला करो। लोगों का एक ग्रुप सच में चेन जी के फिशिंग गिल्ड हेडक्वार्टर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। भिखारी संप्रदाय के एक और चेले ने सोचा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह सीधे खिड़की से कूदकर चला गया। भिखारी संप्रदाय के उस जवान लड़के ने उसे ऐसा करते देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका, काया, और तुरंत जोर से चिल्लाया, चलो मेरे साथ फिशिंग गिल्ड हेडक्वार्टर चलो और मार डालो। इतना कहकर लोगों का एक ग्रुप सीधे कमरे से बाहर निकल गया। उस समय चेन वांग,
जो बाहर इंतजार कर रहा था। उसने शुरू में इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान न देने का फैसला किया था। आखिर गैंग लीडर ने उसे बस कोई गड़बड़ न होने देने के लिए कहा था, और अगर कोई दुकान तोड़ना चाहता है तो उन्हें करने दो। लेकिन इस घमंडी आदमी को फिशिंग गिल्ड हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए चिल्लाते सुनकर वह चुप नहीं बैठ सका। सच में बहुत हिम्मत वाला। ऐसा सोचते हुए वह सीधे अपने आदमियों को लेकर बाहर आया। देखा कि लीडर भिखारी संप्रदाय का एक जवान लड़का है। उसने हाथ हिलाया और अच्छी तरह से ट्रेंड चेलों के एक ग्रुप ने तुरंत उस लड़के को पकड़ लिया। आसपास के गांव वाले इन लोगों से बुरी तरह डर गए, अपनी जगह पर जम गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर चेन वांग सीधे उस भिखारी संप्रदाय के जवान लड़के के सामने आया, हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास जरूर भालू जैसी हिम्मत और तेंदुए जैसा जिगर होगा, जो फिशिंग गिल्ड हेडक्वार्टर पर हमला करने की हिम्मत की। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह भिखारी संप्रदाय का जवान लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बुरी तरह से सिर झुका रहा था। ये देखकर चेन वांग हंसा। जाओ यमराज से कहो कि तुम्हें छोड़ दे। एक चिल्लाहट के साथ उसने चाकू निकाला और भिखारी संप्रदाय के जवान लड़के का सिर काट दिया। चेन वांग खून से लथपथ था। उसने सिर पकड़ा और कहा, तुम कमीनों, हम फिशिंग गिल्ड वालों ने तुम्हें सही दामों पर अनाज बेचा, फिर भी तुम हम पर हमला करते हो। साउथ सिटी की दुकानों ने तुम्हें एक दाना भी नहीं बेचा, तुम उनकी दुकानों पर हमला क्यों नहीं करते? ऐसा कुत्ता लू डोंगबिन को काटता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर किसी ने फिशिंग गिल्ड में गड़बड़ करने की हिम्मत की तो कोई दया नहीं होगी। ताज़ा खून देखकर गांव वाले इतने डर गए कि वे कांपने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने दयालु और भले लोग नहीं, बल्कि फिशिंग गिल्ड थी। जब चेन जियूसी ने फिशिंग गिल्ड पर कंट्रोल किया तो वह अच्छा और दयालु था। लेकिन आप सिर्फ इसलिए यह नहीं सोच सकते कि वह दयालु है तो उसे आसानी से धमकाया जा सकता है। फिशिंग गिल्ड का दिल बोधिसत्व जैसा है, लेकिन उसके पास राक्षस को मारने के तरीके भी हैं। ये सोचकर गांव वाले एकदम शांत हो गए, फिर धीरे धीरे पीछे हटकर चले गए। लेकिन जाते समय वे अपने साथ एक बहुत काम की जानकारी ले गए, जो ये थी कि फिशिंग गिल्ड के पास सच में अनाज खत्म हो गया था। पूरे इंताए अनाज स्टोर में एक भी दाना नहीं मिल रहा था। ये खबर मिलते ही पूरा मियानशुई उबल पड़ा। येऊ और दूसरे लोग खुशी से जश्न मनाने लगे, अब बस ब्लैक मार्केट में कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। चेन जियूसी के कीमतों को कंट्रोल न करने की वजह से ब्लैक मार्केट में अनाज की कीमतें रोज बदलनी ही थीं। मास्टर शेन, यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है, हमें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। ये सुनकर मास्टर शेन ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, हा हा हा। तुरंत उड़ने वाले कबूतर से तीसरे मास्टर को संदेश भेजो। कहो कि मियानशुई में मौका पक गया है, जाल डालने का समय आ गया है। हाँ। फरफर। मियानशुई नदी के किनारे एक छोटा मंडप, नाजुक हाथ चाय बना रहे हैं। एक खूबसूरत लड़की सितार बजा रही है। शेन, अक्षर वाले कपड़े पहने एक घर के नौकर ने उड़ते हुए एक संदेशवाहक कबूतर को पकड़ा, उसके पैर पर लगी बांस की नली देखी, उसे नीचे उतारा और जल्दी से मंडप की ओर भागा। इस समय एक साधारण दिखने वाला नौजवान मंडप की रेलिंग पर झुका हुआ था। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की ने उसके लिए एक कप चाय डाली। उसने एक घूंट लिया और जलते हुए लाल सूरज को देखते हुए कहा, सूरज डूबने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन शाम होने वाली है। नौजवान की बातें सुनकर
आसपास की खूबसूरत लड़कियों ने तालियां बजाईं। तीसरे मास्टर, क्या कविता है? नौजवान ने कहा, यह मेरी कविता नहीं है, ये तान कवि ली शांगयिन की है। खूबसूरत लड़कियों ने कहा, हम ली शांगयिन को नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि यह कविता तीसरे मास्टर के मुंह से निकली है, इसलिए ये तीसरे मास्टर की ही होगी। नौजवान ने कुछ नहीं कहा। इसी समय उसने देखा कि घर का नौकर रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है। तीसरे मास्टर, मियानशुई से ज़रूरी खबर। नौजवान ने बांस की नली लेकर देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हे दिलचस्प, 200,000 स्टोन अनाज राख हो गया। सच में दिलचस्प। ये सुनकर स्टाफ ने कहा, तीसरे मास्टर, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई धोखा है? नौजवान ने आंखें सिकोड़ीं। पक्का नहीं। उस स्टाफ ने कहा, तो तीसरे मास्टर, क्या हमें इस डील से फ़ायदा उठाना चाहिए? नौजवान ने कहा, जब मौका हो तो पैसे न कमाने का कोई कारण है क्या? हालांकि यह थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर भी यह एक बिजनेस का मौका है। हम जाओ सूजो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को बुलाओ, बड़ा बिजनेस है। नौजवान ने कहा, तीसरे मास्टर, हम अकेले इस डील से फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें क्यों शामिल करें? उस नौजवान ने कहा, हे, अगर हम मियानशुई काउंटी पर कब्जा करना चाहते हैं, तो हमें अपने अनाज का कम से कम 60% लगाना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए सूजो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को साथ लाने से, हम रिस्क को बराबर बांट लेंगे। मुझे सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। ये सुनकर स्टाफ ने कहा, लेकिन हमें कमाई कम होगी। उस नौजवान ने कहा, चांग, तुम मेरे साथ 5-6 साल से हो, है ना? चांग ने कहा, हाँ, तीसरे मालिक। जब आपके पास सिर्फ एक छोटी नाव थी, तब से मैं आपके साथ हूँ।